Hey guys, welcome back to my channel. This is बी भावना. आज का जो स्पेशल टॉपिक है वीडियो का वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पोर्टेंट लेबर लॉज. कौन कौन से लेबर लॉज हमें कवर करने हैं EPFO 2020 के लिए. वैसे तो आज मुझे नोट्स प्रोवाइड कराने थे, but due to ill health I'm unable to provide that notes, but I'll promise next week मैं ज़रूर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी और विद एक्सप्लेनेशन मेरे हैंडआउट्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगी. ठीक है. ये जो PDF है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज में हमें कवर्ड करने हैं. हम इनको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि 19 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम. 19 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, तो हम इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है ये. लेट्स सी क्या क्या है. सबसे पहले है इंडस्ट्रियल रिलेशंस. इंडस्ट्रियल रिलेशन में हमें स्टार्टिंग इसी टॉपिक से करनी है ना, क्योंकि जब सब्जेक्ट है ये तो टॉपिक यहीं से करनी है बेसिक से. कि इसमें पहले आपका डेफिनेशंस. लेट्स सी, लुक हियर. डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, मॉडल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेयर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, 5-year प्लान एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. At last, theoretical perspectives of industrial relation. ओके. अब यहाँ पे ये हमें मटेरियल मिलेगा कहाँ से? इंडस्ट्रियल रिलेशन का ये सारा मटेरियल आपको गूगल करोगे तो एक तो ऑलिव बोर्ड के नोट्स अवेलेबल है. आप डायरेक्ट डालिए नोट्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड टॉपिक कवर्ड्स, ऐसे करके डालिए गूगल पे तो आपको इजीली मिल जाएगा, है ना. अब यहाँ पे बात आती है जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है. ये चीज़ याद रखिए कि इसमें जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है ना, जैसे ये थ्योरेटिकल परसेप्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसको मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि इसमें से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था. ठीक है, तो इसे स्किप नहीं कर सकते. ये है थ्योरेटिकल परसेप्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन. इसमें 4 या 5 परसेप्टिव्स है तो वो आप पढ़ लीजिएगा. इसके बाद आता है लेबर वेलफेयर. लेबर वेलफेयर, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इवोल्यूशन, स्कोप, इम्पोर्टेंस, सर्विस, थ्योरीज. लेबर वेलफेयर की थ्योरी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर 2017 में. इसका फंड एंड पोजीशन इन इंडिया. ठीक है. इंडस्ट्रियल, अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO. इसकी डेफिनेशन, अबाउट, वर्क, हिस्ट्री, कब चालू हुई या कब बनी, क्यों बनी थी, ये सब इसके बारे में पढ़ना है. साथ में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ILO. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ILO, दिस इज वन. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ILO, इसमें से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था. जो फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन है ना, उसको बोला गया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ILO, उसी को बोला गया है. उसी डिक्लेरेशन में से क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम. साथ में एक करंट न्यूज़ रिलेटेड दिस. करंट न्यूज़ का मतलब क्या है कि इसका लास्ट जो ILO का कॉन्फ्रेंस हुआ है वो कब हुआ था. साथ में इसमें से जो भी कन्वेंशंस है हमारे इंडिया ने कौन से अडेप्ट किए, कौन से न्यू कन्वेंशंस आए, कौन से नहीं आए. साथ नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ये किसके द्वारा दिया गया है? UN के द्वारा. UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा. ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था. सॉरी, हाँ, इसमें से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था. इसका अबाउट, स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड मेन है इसका आर्टिकल एंड राइट्स. आर्टिकल एंड राइट्स, इसमें अप्रोक्स शायद 30 और 31 राइट्स दे रखे हैं, वो आपको पढ़ने हैं. ये कंटेंट भी आपको गूगल पे मिलेगा, इजीली मिल जाएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में. अदरवाइज आप कोई भी यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हैं. बस कंटेंट आपको पर इतना ही पढ़ना है. हिस्ट्री, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, इम्पैक्ट, क्रिएशन, ड्राफ्टिंग एंड अडॉप्शन, किस किस तरह से अडॉप्ट कर रखा है. ठीक है. नेक्स्ट आता है लेबर लेगलाइजेशंस. मतलब लेगलाइजेशन का मतलब होता है कानूनों का समूह.
किसी कानून का, बहुत सारे कानून जब एक साथ मिल जाते हैं तो उनको बोल दिया जाता है लेगलाइजेशन। अब लेगलाइजेशन की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों बनाए गए, क्या नीड थी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, आर्टिकल एंड शेड्यूल रिलेटेड टू लेबर्स। ठीक है, अब ये जो है ना, ये लेबर लेगलाइजेशन है ना, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को लेकर, जिसमें से आर्टिकल पूछा गया था, एक शेड्यूल पूछा गया था। किसके शेड्यूल, हाँ शेड्यूल का एक कॉन्सेप्ट आया था, एक क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था कि कौन सा शेड्यूल अनएम्प्लॉयमेंट को बताता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप पॉलिटी की बुक में से पढ़ लेना, लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना, अदरवाइज गूगल तो है, या फिर यूट्यूब से। मैंने इसे पॉलिटी में से पढ़ा है। ठीक है, अब इसमें मैंने तो इसे लक्ष्मीकांत पे से भी वेरीफाई किया है, साथ में आप जो गूगल है, गूगल का भी यूज़ किया है। ये आपको गूगल पे तो इजीली मिल जाएंगे, है ना। साथ में मैं अभी हेड आउट्स इसके बना रही हूँ, तो मैं आपको ये भी प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट आता है ट्रेड यूनियनिज्म। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया, एम्प्लॉयज ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर ट्रेड यूनियन है ना, सिर्फ एम्प्लॉयज़ की नहीं होती, दोनों की होती है, एम्प्लॉयज़ की भी तो एम्प्लॉयर की भी, तो दोनों पढ़ने हैं। साथ में इसमें वो भी बताना है कि दोनों में रोल क्या क्या है ना। स्ट्रक्चर 5 फंक्शनल टाइप ऑफ यूनियनिज्म बाय रॉबर्ट एफ हॉक्जी। इससे फंक्शनल टाइप के दिए थे, तो इसका एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। साथ में ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी यूनियन एग्रीमेंट, सॉरी ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी यूनियन एग्रीमेंट, इसमें क्लोज शॉप, ओपन शॉप, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आती है थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन, है ना। ये मार्केटिज्म ने एक थ्योरी दी थी, साथ में वेव थ्योरी आई थी, ये वाली वेव थ्योरी आई थी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के ऊपर, ये पढ़नी है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट नोट देखो, जो अब ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला जो ऊपर कॉन्सेप्ट है ना, इसमें से 2017 में 10 क्वेश्चन आए थे। 10 मेजोरिटी जो है ना इसी कॉन्सेप्ट की है, इसी की। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हम लोग जो लॉज पहले पढ़ रहे हैं और इन्हें स्किप कर रहे हैं, वो नहीं करना है, पहले इसे पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी बेसिक से पूछता है। आपको 2017 का पेपर देख के पता ही चल गया होगा, बेसिक से पूछ रहा है। तो लेबर लॉज इंडस्ट्री रिलेशन का जो बेसिक है वो ये है, ठीक है, ये वाला है। तो इसे स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसे पहले पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट लेबर लॉज एंड कोड्स एंड टॉपिक्स। वैसे तो 44 और 40 से अबव लॉज है, बट जो हमारे इम्पोर्टेंट है ईपीएफओ एग्जाम के लिए हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स सी। हाँ, इम्पोर्टेंट लेबर लॉज एंड कोड्स एंड टॉपिक। ठीक है, कौन से इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले आता है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020। हम इसके साथ में ना न्यू कोड के साथ में ओल्ड को भी कवर करना है, या तो आप दोनों की पीडीएफ डाउनलोड करिए, या फिर एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप पुराना वाला पढ़िए, पुराने वाले के साथ में आप कोई भी यूट्यूब पे चैनल देख के कि हाँ इसमें ये चेंजेस आए, तो उनमें वो चेंजेस कर लीजिए। मैंने तो दोनों पीडीएफ डाउनलोड करी है, और उसके हैंडआउट्स ही मैं आज प्रोवाइड कराने वाली थी, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आज प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगी, बट नेक्स्ट वीक मैं श्योर करा दूँगी। इसके बाद आता है, देखो इसमें अब कोड और इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इसके अंदर हमें पता है क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़नी है डेफिनेशंस, क्योंकि इस पे डेफिनेशंस में काफ़ी चेंजेस आए हैं। जो पुरानी डेफिनेशन है उसमें एम्प्लॉय की डेफिनेशन जो दे रखी है, अब सॉरी वर्कमैन की जो डेफिनेशन दे रखी है वो सिंगल दे रखी है, सिंगल लाइन में दे रखी है कि हाँ जो भी इंडस्ट्री में काम करता है या जिससे भी डिस्प्यूट रिलेट करता है वो होती है वर्कमैन की डेफिनेशन। बट
अब जो न्यू चेंज आया है उस पर प्रॉपर डेफिनेशन डिफाइन करी गई है। ऐसे ही कई सारी डेफिनेशन है जिनमें चेंज आए हैं, साथ में इसका स्कोप एंड कमेंसमेंट भी बदला है। इसको लागू कहाँ किया गया है कहाँ नहीं, ये सब चेंज हुए हैं, तो ये आपको पढ़ना है। साथ में ट्रेड यूनियन एक्ट आता है, इसका फर्स्ट एक्ट 1926। इसका पहला ओल्ड एक्ट पढ़िए, पहला ओल्ड एक्ट पढ़िए, फिर इसके अमेंडमेंट पढ़िए, देन चेंज जो आया है वो पढ़िए, एंड कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, जैसे पेनल्टीज़ है, आपका क्या पेनल्टी हो सकती है। साथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ट्रेड यूनियन, मतलब ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार का फंक्शन है, हाँ फंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार के साथ में ना कुछ चेंजेस आए कि उनके एडिशनल रजिस्ट्रार भी हो सकता है और डिप्टी रजिस्ट्रार, ये दो और हो सकते हैं। ये दोनों है ना रजिस्ट्रार का काम तो कर सकते हैं, है ना, उन्हें हेल्प कर सकते हैं, बट उसकी पावर नहीं होती है। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये कोई एक्ट नहीं है बट एक टॉपिक है ना। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसके परसेप्टिक्स पढ़ने हैं, राइट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड आईएलओ एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो रिलेशन है ना वो पढ़ना है। कॉन्सेप्ट, मीनिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट फीचर्स, लेबल, इंटरप्रिटेशंस, इफेक्ट, मेरिट, डिमेरिट, स्कोप्स। ओके, नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो इसमें ना बोला गया है कि आपको क्या पढ़ना है, ओल्ड एक्ट, अमेंडमेंट, चेंज इन न्यू कोड, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एंड मैकेनिज्म ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। इस मैकेनिज्म ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट से ही अकेले से दो क्वेश्चन आए थे। एक कॉन्सिलेशन से रिलेटेड था, एक कोर्ट से रिलेटेड था। तो वो प्रोविज़न अब चेंज हो चुका है, वो चेंज हो चुका है। पहले जो एम्प्लॉयज़ के शेड्यूल का अगर कोई डिस्प्यूट होता था, शेड्यूल ऑर्डर का कोई डिस्प्यूट होता था, तो उसको पहले कोर्ट सॉल्व करता था, बट अब जो है ना वो ट्रिब्यूनल सॉल्व करता है। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट आती है स्ट्राइक, डिफाइन इट्स टाइप, रीजन ऑफ स्ट्राइक। कितने टाइप की स्ट्राइक्स होती है ना, और उनके रीजंस क्या क्या होते हैं। अप्रोक्स शायद 6 या 7 से ज़्यादा है, आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा मटेरियल, मैं प्रोवाइड करा दूंगी। या फिर एड्यूटैप करके एक यूट्यूब चैनल है, एड्यूटैप, उस पर आप पढ़ सकते हैं। उसका कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ले ऑफ, रिट्रिचमेंट, ट्रांसफ़र, क्लोजर, ओल्ड डेफिनेशंस पढ़नी है इसकी, और सॉरी कंडीशंस। इसमें ये थोड़ा बेसिक है, मैं इसको ठीक कर दूंगी। ठीक है, कंडीशंस एंड न्यू माइनर अमेंडमेंट हुए हैं इसमें, अमेंडमेंट हुए हैं इसमें न्यू कोड्स में, ले ऑफ, रिट्रिचमेंट और ट्रांसफ़र एंड क्लोजर से रिलेटेड। तो इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है वो ट्रांसफ़र रिट्रिचमेंट से रिलेटेड हुआ है। ठीक है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशंस, ओल्ड प्रोसीजर एंड न्यू चेंज। इसमें इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में ना इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है, 90 डेज का कर दिया है। कोई के स्पेसिफिक मतलब कोई भी डिस्प्यूट होता है शेड्यूल से रिलेटेड या कोई भी, तो उसका इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जो होगी वो 90 डेज का टाइम ड्यूरेशन कर दिया गया है। ठीक है, 90 डेज किसके लिए किया गया है, ये जो रिट्रीचमेंट का अगर कोई डिस्प्यूट होता है या शेड्यूल वाला डिस्प्यूट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, वो आप चेकआउट कर लेना एक बार, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, है ना। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, इसका ओल्ड एक्ट पढ़ना है, न्यू अमेंडमेंट्स, चेंज इन कोड, इम्पोर्टेंट प्रोविजंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है मस्ट रीड 3 शेड्यूल प्रेजेंट इन द लास्ट पेज ऑफ कोर्स डेज। ये इम्पोर्टेंट नोट है, इस कोड के ना लास्ट में 3 शेड्यूल्स दे रखे हैं कि वो इम्पोर्टेंट है। 3 शेड्यूल्स पे आपको डिफाइन किया गया है कि अगर एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर जो बनेंगे उनमें क्या अमेंड करना है, क्या नहीं करना है, कैसे वो बना रहे हैं, मतलब क्या उनमें जैसे नेम दे रहा है या फिर आपका उसमें कौन सी ट्रेवल, वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट आता है
वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये इम्पोर्टेंट है। अब जो इस पर लास्ट टाइम क्वेश्चन आए थे ना, जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आए थे वो इसमें से देखो दो क्वेश्चन आए थे इसमें से, मैकेनिज्म ऑफ सेटलमेंट दो इसमें से आए थे, है ना। अब आता है स्टैंडिंग ऑर्डर वाले में से एक क्वेश्चन आया था और वर्कर्स पार्टिसिपेशन में से आया था। अप्रोक्स 3 या 4 क्वेश्चन है, हाँ 3 या 4 क्वेश्चन है, वो देख लेना आप, ठीक है। जिसे आप स्किप नहीं कर सकते, इसे भी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। करंट के हिसाब से देखें तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट आता है आपका कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन वेजेस 2019। इसमें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पढ़ना है, स्टैट्यूटरी मिनिमम कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, साथ में ओल्ड एक्ट, न्यू चेंजेस, अमेंडमेंटेड कोड्स, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, डॉक्टर आर्क्योड फॉर्मूला फॉर डिटरमाइन मिनिमम वेजेस, इसमें से क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में से आया था, ठीक है। नेक्स्ट ये आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट, एप्लीकेबिलिटी, फिक्सेशन, मिनिमम वेज, ओल्ड एक्ट, न्यू चेंज, अमेंडमेंट, इम्पोर्टेंट प्रोविजन। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इसकी ऑब्जेक्ट, स्कीम, कवरेज, कैलकुलेशन, मिनिमम बोनस एंड मैक्सिमम बोनस। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें सेट ऑफ और सेट ऑन, ठीक है, सेट ऑफ और सेट ऑन, साथ में डिडक्शन एंड इसकी रिकवरी एंड टाइम लिमिट। बोनस एक्ट में कुछ चेंजेस है, ओल्ड एक्ट और को भी पढ़ना है, न्यू कोड जो है उनमें क्या चेंजेस हुआ है वो देख लें, अमेंडमेंट्स देख लें। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशंस एक्ट 1976, इसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, जुडिशियल नॉर्म्स, लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन, कंक्लूजन मस्ट रीड इन ओल्ड एक्ट, ठीक है, चेंज इन न्यू कोड प्लस अमेंडमेंट्स, ओके। अब 2017 में इसमें से दो क्वेश्चन आए थे अब कॉन्सेप्ट, हैंस टोटल क्वेश्चंस जो है वो 19 थे फ्रॉम IR एंड एस। तो ये कोड ऑन वेजेस मतलब टोटल क्वेश्चन जो थे वो 19 थे, ठीक है, फ्रॉम IR एंड SS। कैसे थे वो ये देखो, 10 क्वेश्चन इसमें से, 3 क्वेश्चन इसमें से, 3 या 4 क्वेश्चन इसमें से थे, साथ में आपका एक या दो क्वेश्चन इसमें से थे। अब जो नेक्स्ट थे वो था आपका दो क्वेश्चन इसमें से थे, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी वैसे था आपका, एक सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आया था, है ना। नेक्स्ट ये इसमें अबाउट, डेफिनेशंस, हिस्ट्री, राइट, अप्रोच, क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, लेगलाइजेशन इंडिया, कवरेज। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, इसका स्कोप, कवरेज, एम्प्लॉयर लायबिलिटी, कम्बिनेशंस, एम्प्लॉयर लायबिलिटी इन मेडिकल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट रीड इन ओल्ड एंड चेंज प्लस चेंज एंड अमेंडमेंटेड न्यू एक्ट्स। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इसी में से सिर्फ दो, इसी एक कॉन्सेप्ट में से दो क्वेश्चन आए थे। एक तो था कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है। नेक्स्ट स्कोप, कवरेज, एम्प्लॉयर लायबिलिटी, कंपटीशंस एंड एम्प्लॉयर लायबिलिटी इन मेडिकल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिस्चीलियस प्रोविजन एक्ट 1952, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। वैसे तो इस एक्ट में ना 13 के समथिंग लॉ है, बट जो इम्पोर्टेंट है ना हमें सिर्फ वही पढ़ने हैं इस पे। नेक्स्ट जो आता है ना कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाले में, नेक्स्ट वाले कोड में 13 समथिंग है, बट हमें सिर्फ कुछ ही पढ़ने हैं, ठीक है। अब इसमें मैटरनिटी बेनिफिट,
इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया है क्रीचे से रिलेटेड। और जो क्रीचे होता है वो क्या होता है कि मतलब जहाँ पे बच्चे, अगर कोई वर्कर है ना, काम कर रही है लेडी वर्कर, उसका छोटा बच्चा है ना, तो उसको संभालने के लिए एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप इसका ऊपर एक वो ये है ना, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ये इम्पोर्टेंट है। उसमें से एक चेंजेस आया है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। इसके अंदर जो वर्कर्स आते हैं ना, वो चैप्टर नंबर 3 मतलब ट्रेड यूनियन के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं वो। नेक्स्ट आता है, इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे लास्ट एग्जाम में से, इम्पोर्टेंट एक्ट एंड टॉपिक्स इन कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। मैंने बताया फैक्ट्री एक्ट कुछ इंपॉर्टेंट ही पड़ेंगे, जैसे फैक्ट्री एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, लॉ ऑन चाइल्ड लेबर एक्ट 2018 का इसका कवर है। इसके कुछ कन्वेंशंस, शायद 132 कन्वेंशन, 132 नंबर का जो कन्वेंशन है ना, वो ILO से इंडिया ने अडॉप्ट किया है, वो आपको पढ़ना है। स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979। नेक्स्ट है अब नो क्वेश्चंस कवर फ्रॉम द अबव कॉन्सेप्ट, मतलब जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला है ना, इसमें से लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बट ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से करंट से जो रिलेट करता है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मस्ट रीड दूज एक्ट जिनका जिक्र लास्ट 1 से 1.5 साल तक, मतलब लास्ट 1 ईयर के अंदर करंट में हुआ है, करंट अफेयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है वो लास्ट ईयर 1 ईयर की पढ़ रही है, जो कि लॉन्च्ड हुई है, वो नहीं पढ़ रही जो चल रही है, मतलब जो लॉन्च्ड हुई है ना उनपे ज़्यादा फोकस करना है ना। क्योंकि 2 क्वेश्चन आए थे, एक अटल बिहारी पेंशन, उसके आधार अटल बिहारी पेंशन योजना वाली थी, और एक और क्वेश्चन और था, वो उस टाइम 2016 या 17 में लॉन्च हुई थी, तो वही पढ़ना है। ये आपके टोटल 90 क्वेश्चंस कवर अप कर लिए थे इससे ऐसे। थैंक यू वेरी मच। ये ख़त्म हो गया और नोट्स मैं नेक्स्ट उसमें प्रोवाइड करा दूंगी वीक पे।